नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी और एमपीएससी में। आज हम देखने वाले हैं आज का एडिटोरियल। आज की डेट है 30 नवंबर 2023। तो नवंबर महीना ख़त्म लगभग हो गया, मतलब, और अब दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा। आज साल का एक आखिरी महीना। तो आज दो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, एक एजुकेशनल रिफॉर्म्स के बारे में है और दूसरा जो है वुमेन्स की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के बारे में है। ठीक है, ये दो टॉपिक्स हम आप देखने वाले हैं। इस पे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं ये भी देखेंगे। और इसको हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, मतलब हम ऐसे में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम इसको इथिक्स में एजुकेशन का जब आता है इशू, या फिर सोशल इंस्टीट्यूशन का इशू आता है, या फिर हमारा बिलीफ, या फिर हमारा वैल्यूज़ के बारे में इशू आता है, तब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे है ये हम देखेंगे। मतलब एक टॉपिक को हम अलग अलग पेपर में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, हम इसको देखेंगे अभी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। अ, तो इसका सब हेडिंग है सोशल जस्टिस एंड सेक्सुअल एजुकेशन। सोशल जस्टिस एजुकेशन एंड सेक्सुअल एजुकेशन अभी नीड है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ये नीड है हमारे एक एजुकेशन सिस्टम की। मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम का तो ऐसे ऐसे कंडीशन है कि जैसे जो शिक्षा ली जाती है वो सिर्फ नौकरी के लिए या फिर जॉब के लिए ही शिक्षा ली जाती है। मतलब इसका कोई दूसरा वो मीनिंग या पर्पस अभी नहीं बचता है। मतलब सारे लोगों का, मोस्ट ऑफ लोगों का यही जो बिलीफ है एजुकेशन बारे में यही है। लेकिन एजुकेशन सिर्फ नौकरी या जॉब पाने का तरीका नहीं है। एक तो ये इंसान को एक बेहतर बनाने की प्रोसेस है, जो उसको क्रिएटिव थिंकिंग उसके बढ़ाए, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाए, उसके जो मिथ्स है या जो बिलीफ जो अच्छे नहीं है उसको वो डी मिस्टिफाई करे, और उसको एक सोसाइटी में एज अ बेटर सिटीजन या फिर एक बेटर एम्प्लॉय बन सके, एज और एक एज बेटर ह्यूमन बीइंग बन सके। उसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत रहती है। तो हमें एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या सुधारना लाने चाहिए, अगर आपको भी बोलता है तो इस आर्टिकल में बहुत अच्छे से सुझाव है। हम उसमें से कुछ सुझाव यहाँ पे हम अभी देखेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो बच्चे बड़े होते तो फैमिली में ऐसा उनको टॉट किया जाता है कि नहीं, आपकी वीकनेस जो, मतलब आपको कोई बच्चा रोता है, मतलब बॉय रोता है, तो उसका रोना मतलब उसकी एक वीकनेस देखी जाती है। बच्चों ने रोना नहीं चाहिए, मर्द को दर्द नहीं होता, इस टाइप की जो मेल जो बिलीफ है, या आप उसको क्या बोलेंगे हम, मस्कुलिनिटी जो है उस टाइप को उसमें इम्बाइब किया जाता है। लेकिन सच में यह है कि रोना इस एक टाइप का आपका आउटबर्स्ट होता है, और वो आपके एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का एक पार्ट है। तो इस ऐसे इसमें यही बोला जाता है कि वी शुड टीच देम दैट सेल्फ हेल्प एंड एट द सेम टाइम सीकिंग हेल्प इज़ नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस। मतलब सेल्फ हेल्प, खुद की मदद करना और दूसरों से मदद मांगना, ये कोई वीकनेस नहीं है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, नो वन इज़ अ परफेक्ट, एंड वी आर ऑल वल्नरेबल इन मोर देन वन वे। मतलब यहाँ पे सोसाइटी में कैसा रहता है कि जो कुछ बच्चों को हम ऐसा बड़ा करते हैं कि नहीं, दूसरे से तुम्हें मदद की क्यों जरूरत पड़ रही है, तुम अपना क्यों नहीं कर सकते हो। या फिर सेल्फ हेल्प जो है उसको बच्चों को हम सिखाते ही नहीं है। तो हमें सेल्फ हेल्प सिखानी चाहिए। और एट द टाइम जो दूसरों से अगर किसी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, क्राइसिस हो, तब हमें दूसरों को उस चीज़ों के बारे में मदद लेनी चाहिए, ना कि हम वो सारी चीज़ें अपने अंदर ही घुट घुट के जिए। तो ये जो है ये रॉन्ग बिलीफ है, उसको हमें मिटाने की ज़रूरत है, और उसको एक नए तरीके से देखने की ज़रूरत है। Education should remove the narcissist tendencies that we may develop in our desire to control others, particularly women and weak। मतलब ऐसा होता है ना कि एजुकेशन में होता है कि पावर का मतलब क्या है। पावर का मतलब ये है कि तुम दूसरों को कंट्रोल कर सको। तो ये क्या है, ये नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी है। हमें दूसरों को कंट्रोल करने की इच्छा जो जो डेवलप होती है उसको हमें कम करना है। मतलब जो वीक है उसको कंट्रोल करो। वुमन जो है, मतलब घर में हो या फिर पब्लिक लाइफ में हो, वुमन को कंट्रोल, मतलब ये जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड को चेंज करने की ज़रूरत है, इसको रिमूव करने की ज़रूरत हो। हमें बच्चों को कंपैशनेट ग्राउंड पे उनको डेवलप करने की ज़रूरत है। और उनको ये भी बताने की ज़रूरत है कि कोई भी अगर वीक हो तो उसका एक क्रिटिकल वॉइस तुम बनो, उसको आप सपोर्ट करो, उसके उसके साथ खड़े रहने के लिए आप तैयार रहो। क्योंकि वीक को तो कोई भी कंट्रोल करता है, लेकिन वीक के साथ खड़ा रहने के लिए बहुत बड़ा उसका दिल चाहिए, कंपैशन चाहिए उसके पास।
तो हमें बच्चों के लिए ये सिखाने की ज़रूरत है। मतलब अगर हम आज की सोसाइटी में इसका एग्जांपल देखें, तो जो पुअर है, अपने कोविड में सिचुएशन आ गए थे, कोविड में कितने गरीब लोगों ने 6-6 महीना, 5-5 महीने उनको सैलरी नहीं मिली, इनकम नहीं हुआ उनका, तो पॉवर्टी में गए। तो उनको मतलब ऐसे कुछ फैमिलीज भी थे जहाँ 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 उनको डेली खाना नहीं मिलता था। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जहाँ पे अब हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि कंपैशन जो है वो उनको सिखाना चाहिए, उनको बाय एक्शन से उन्हें सिखाना चाहिए। तो कोविड में ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जो फ्री में खाना बांट रहे थे, जो गरीब थे उनको मेडिसिन दे रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हमें बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है, तभी हम आगे जाके एक बेटर सोसाइटी बन सकते हैं, एक बेटर नेशन बन सकते हैं। नेक्स्ट है, वाई सोसाइटी में क्रिएट ideas that are in conflict with the ideas imbibed from the school. It is continuous engagement of this conflict that demands critical thinking, which in turn invites a daring reimagination of one's own society and relationship. मतलब इसमें यह है कि अगर स्कूल में कुछ जैसे कि अब सोसाइटी हमारी जो ऐसे कुछ बिलीव्स है सोसाइटी के, ऐसे कुछ वैल्यूज़ है और पुराने साल से चल रहे आ रहे हैं। मतलब सोसाइटी में आप हमारी इंडियन सोसाइटी ये हायरार्किकल है। यहाँ पे मतलब डिफरेंट कास्ट ग्रुप के डिफरेंट लेवल ऑफ हायरार्की है। तो ये भी हमारा स्टेट बनता है, स्टेट इंस्टीट्यूशन बनते हैं, उसमें वो जो हायरार्की है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। और स्कूल ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हम बच्चों को एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक सेटअप के बारे में सिखाता है। तो बच्चे सब इक्वलिटी के बारे में स्कूल में सीखते हैं, इक्विटी के बारे में स्कूल में सीखते हैं। और जो वो सोसाइटी में आते हैं जहाँ पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, कास्ट बेस्ड हायरार्की होती है, तो वहाँ पे ये दोनों आइडियाज़ का कन्फ्लिक्ट होता है। और ये होने वाला ही, मतलब होगा, ये ज़रूर होगा। तो इसके लिए हमें क्रिटिकल थिंकिंग जो है बच्चों की, उनकी नई सोच जो है उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। जो उनका खुद का सोसाइटी के साथ रिलेशंस जो है उसको वो एक नए सिरे से सोचे, नए सिरे से उसको देखे। टीचर शुड अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दैट सोशल जस्टिस एजुकेशन इज इसेंशियल फॉर वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। मतलब यहाँ पे टीचर जो है इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि अभी एपीजे अब्दुल कलाम भी बोल रहे थे कि अगर हमें अपने देश को बदलना है तो 3 लोगों की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आता है एक टीचर, नेक्स्ट जो है वो मदर एंड फादर है, मतलब पेरेंट्स एंड टीचर, उनकी भूमिका हमें एक अच्छे सोसाइटी अच्छा देश बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर अब्सेंटिज्म, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऐसा होता है ना कि अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है, उसको समझ चीज़ें नहीं आ रही है, तो हम टीचर पे ब्लेम करने की जगह बच्चे को ब्लेम करते हैं ना, यार उसका आईक्यू उतना नहीं होगा, वो ध्यान नहीं देता होगा, या फिर उसके पोटेंशियल ही नहीं होगा उतना। यही कि ब्लेमिंग चिल्ड्रन फॉर द लैक ऑफ लर्निंग पोटेंशियल, डिस्करेजिंग चिल्ड्रन, फिजिकली अब्यूजिंग देम, उसको मारते हैं क्या, क्यों नहीं मार सा रहे तुझे, क्यों क्यों नहीं समझ आ रहा है, वो फिजिकली अब्यूजिंग देम। दे आर द ऑल आउटकम ऑफ दिस लैक ऑफ फेथ इन सोशल जस्टिस एजुकेशन। जो सोशल जस्टिस एजुकेशन है, उन्हें इस सिस्टम में टीचर का बिलीफ नहीं है। मतलब ये सोशल जस्टिस एजुकेशन क्या है कि हमारे सोसाइटी में जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो भी बैकवर्ड सेक्शन है, उनके जो बच्चे आते हैं तो उनको एक अलग तरीके से ट्रीट करने की ज़रूरत है। उनके घर का माहौल अलग रहता है, तो उनके अगर हमें लर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट करना है, लर्निंग के बारे में इंटरेस्ट जगाना है, शिक्षा के बारे में इंटरेस्ट जगाना है, तो टीचर को अलग मेथड्स यूज़ करना पड़ेगा। वन साइज फिट्स फॉर ऑल ये नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो टीचर को समझानी पड़ेगी। अब जैसे कि सोशल जस्टिस एजुकेशन के साथ साथ एक सेक्सुअल एजुकेशन, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारा एंटायर मोस्ट ऑफ द स्कूल सिस्टम जो जिन्होंने निगलेक्ट किया है। जस्ट मोर देन प्रोवाइडिंग अ नॉलेज अबाउट द हेल्दी सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल एजुकेशन प्रिपेयर्स स्टूडेंट टू रिस्पेक्ट जेंडर आइडेंटिटीज एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, the importance of consent in the sexual intercourse, and a respect for personal boundaries, as well as the ability to stop perpetrators of sexual abuse are important aspect of sexuality education. तो सेक्सुअल एजुकेशन क्या है और सेक्स एजुकेशन क्या है? सेक्स एजुकेशन जो है वो आपके बॉडीली जो चेंजेस है, बॉडीली पार्ट्स है, उसके बारे में आपको एजुकेट करता है। लेकिन सेक्सुअल एजुकेशन उसके आगे जाके आपको एजुकेट करता है, जैसे कि जो दूसरे जेंडर से उनके आइडेंटिटीज़ को रिस्पेक्ट कर देना। ठीक है, मतलब जेंडर वुमेन जेंडर है या फिर अभी ट्रांसजेंडर है, LGBTQI जो है, तो उनके जो आइडेंटिटीज़ है उसको उनको रिस्पेक्ट करना, उनकी चॉइस जो हम रहती है। मतलब कोई रहता ना, कोई मेल बॉडी में फंसा है लेकिन फीमेल है, तो उसको रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। फिर बाद में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है उसको
देखने की ज़रूरत है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में जो स्पेस देते हैं, एक रिस्पेक्ट देते हैं, उसको हम बच्चों को सिखा पाए। फिर बाद में आता है कि कंसेंट जो आता है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स में कंसेंट का इंपॉर्टेंस जो भी हमें उनको सिखाने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें सेक्सुअल एजुकेशन से आती है। और रिसर्च से ये भी पता चलता है कि जैसे सेक्सुअल एजुकेशन हो तो फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसका टाइम डिले होता है, इसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, सेक्सुअल अब्यूज़ जो है उसके चांसेस कम हो जाता है, और रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर है उसके भी चांसेस कम हो जाते हैं। तो सेक्सुअल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और नेक्स्ट आता है कि हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम का करिकुलम का सेक्स एजुकेशन बहुत स्मॉल पार्ट है, और सेक्सुअल एजुकेशन वो तो सिखाया ही नहीं जाता है। तो अभी गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव हम देखते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि अडोलसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ स्ट्रैटेजी आर 2005 की है, नेशनल अडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम आरकेएस के, ये दो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव हम लिख सकते हैं आंसर में, जो हेल्थ सेक्सुअल हेल्थ और हेल्थ एजुकेशन के बारे में ये जहाँ भी क्वेश्चन आए हम वहाँ पे लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ, ये इंफॉर्मेशन हमें कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट मतलब यूज़ में आएगी। तो इसमें ये जब जब हम इथिक्स में देखते हैं, जब हम इथिक्स में बिलीफ के बारे में लिखेंगे, तो हम ये चीज़ें लिख सकते हैं कि हम बिलीफ को कैसे चेंज करेंगे, एजुकेशन के थ्रू चेंज करेंगे, तो वहाँ पे एक लिमिटेड ही स्कोप आपका रहेगा। लेकिन जब आप बोलेंगे कि सेक्स एजुकेशन और सेक्सुअल एजुकेशन में डिफरेंस, हम कैसे हम बिलीफ को चेंज करते हैं, जहाँ पे हम रिस्पेक्ट करते हैं दूसरे जेंडर के आइडेंटिटीज़ को, रिस्पेक्ट करते हैं इंटरपर्सनल बाउंड्रीज़ को, तो आपको वहाँ पे जो जो आधा मार्क मिलेगा ना वो एक्स्ट्रा मिल जाएगा। नेक्स्ट इसमें हम ऐसे में इसमें लिख सकते हैं, जब आप एजुकेशन रिफॉर्म्स के बारे में ऐसे, तब आपको क्या पे अभी दो नए कंपोनेंट मिले, ये सोशल जस्टिस एजुकेशन मिला और सेक्सुअल एजुकेशन मिला, तो आपको ये कंपोनेंट वहाँ पे वैल्यूएडिशन कर सकते हैं। तो ये हम इसको इस टाइप में ना हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर GS2 में आता है तो GS2 में भी हम इन दो कंपोनेंट को लिख सकते हैं क्वेश्चन में, एजुकेशन सिस्टम एंड देयर रिफॉर्म्स। तो ये पहला हमारा आर्टिकल हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल है वुमेन्स पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो हम सबको पता है कि पॉलिटिक्स में वुमेन का रोल बहुत ही कम है। वुमेन एज अ वोटर बहुत बड़े संख्या में पार्टिसिपेट हो रहे हैं पॉलिटिकल प्रोसेस में, लेकिन एज ए रिप्रेजेंटेटिव उनका रोल बहुत कम रहता है। वहाँ उनको मतलब पैट्रियार्की से एक्सेसिबिलिटी तक, एजुकेशन तक, कैपेसिटी तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन ये आर्टिकल, आज का आर्टिकल नंबर्स के बारे में बोलता है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन के बारे में बोलता है। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने अभी नई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दी है, जहाँ पे अभी लोकसभा और जो विधानसभा है वहाँ पे जो सीट्स रहेंगे वो 1/3 सीट्स जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगे, मतलब वुमेन कोटा अभी अप्लाई कर दिया है। तो अभी स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो इस टॉपिक का सब हेडिंग है मोर टॉक एंड लेस एक्शन। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ पे बातें बहुत ज़्यादा होती है और काम मतलब एक्शन बहुत कम होता है। जनरली वुमन का जब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करना पड़ता है तो दो प्रकार के रास्ते रहते हैं। पहला रास्ता रहता है कि कोटा सिस्टम, जैसे अभी मैंने बताया कि इंडियन गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दिया है लोकसभा और विधानसभा में, ठीक है, 1/3 सीट दिया है, एक कोटा सिस्टम हो गया। और सेकंड है वो कोटा सिस्टम नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जब टिकट्स देती है तब महिलाओं को वहाँ पे कुछ टिकट्स महिलाओं के लिए देती है, मतलब 1/3 हो 1/5 हो जो भी है, वो नॉमिनेशन जो भी है तो वहाँ पे कोटा रहता है। लेकिन इसके लिए कोई रूल नहीं बनता या फिर इसके लिए कोई एक्ट नहीं बनता, वो पॉलिटिकल पार्टी अपने खुद से ही वहाँ पे वुमेन कैंडिडेट के लिए कोटा का प्रोविजन करती है। अगर हम अपना नज़दीक जो नेबर्स हैं हमारे, उनकी कंडीशन देखें तो क्या वुमेन की कंडीशन क्या है वहाँ पे, तो पाकिस्तान में 17% सीट्स जो है नेशनल असेंबली के वो वुमेन के लिए रिजर्व है। बांग्लादेश में 350 सीट्स है टोटल, तो उसमें से 50 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व है। नेपाल में 33% सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व है। तो हमारे नेबरहुड जो भी नेशंस है उन सारे लोगों ने वुमेन के लिए, सारे स्टेट्स ने वुमेन के लिए सीट रिजर्व कर दी है, और इंडिया ने भी किया। ये एक बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है। तो अ, लेकिन ये हो गया कोटा सिस्टम के थ्रू। लेकिन एक जो मैंने नेक्स्ट जो सेकंड ऑप्शन बताया था, जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी जो है नॉमिनेशन में वुमेन के लिए कोटा देती है, तो ये जो डेवलप्ड स्टेट है वहाँ पे ये सिस्टम रहती है। ऑस्ट्रेलिया में 38% है, कनाडा में 31% है, साउथ अफ्रीका में 45% है, स्वीडन में 46% है। दे हैव नो legislatively backed quotas in their parliament yet,
उन्हें वहाँ पे कोटा सिस्टम नहीं है, वहाँ पे कोई एक्ट नहीं है, फिर भी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में वुमेन का जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है 30% से ज़्यादा है। अभी अभी मैंने जैसे बताया कि 106 अमेंडमेंट है, वो अपना वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, उन्होंने उसके लिए एक्ट किया है। तो लेकिन जब हम अभी जो इलेक्शन हुए पिछले 6 साल 6 महीने में, या फिर अभी राजस्थान और उसमें इलेक्शन चल रहे हैं, राजस्थान छत्तीसगढ़ और ये, तो वहाँ पे वुमेन के लिए दोनों ने, कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने भी वुमेन का जो टिकट्स दिए वुमेन के लिए, वो बहुत ही कम टिकट्स दे दिए। और उनका जो रिकॉर्ड रहा, मतलब पिछला जो लोकसभा के इलेक्शन हो गया उसमें भी उन्होंने टिकट्स कम दिए थे वुमेन के लिए। अ, लेकिन ये बात आपको कॉन्ट्रास्ट लगेगी, अभी जो बिल पास हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, वहाँ पे सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको अप्रूवल कर दिया। लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पे अभी विधानसभा के 3 स्टेट के इलेक्शन हो रहे हैं, तो वहाँ पे कितने वुमेन्स को टिकट दे दिया, कितने पार्टीज ने, पॉलिटिकल पार्टी ने, बहुत कम पॉलिटिकल पार्ट वुमेन को पॉलिटिकल पार्टीज ने टिकट दे दिया। लेकिन इसके कॉन्ट्रास्ट में बीजू जनता दल एंड तृणमूल कांग्रेस, तो इन्होंने ज़्यादा वुमेन कैंडिडेट्स को टिकट दे दिया है। मतलब टीएमसी ने तो 46 कैंडिडेट्स को टिकट दिया था, उसमें 32 कैंडिडेट्स जीत कर आ गई। लास्ट उनका विधानसभा इलेक्शन जो भी हुआ था उसमें टीएमसी ने, मतलब बंगाल का जो तृणमूल कांग्रेस है, 46 वुमेन कैंडिडेट्स को टिकट दिया था, उसमें 32 कैंडिडेट्स जीत कर आ गई। और इसमें ये भी है, मतलब जैसे कि अभी 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, तो इसमें एक इशू है कि जब तक डिलिमिटेशन नहीं होता तब तक ये जो एक्ट है वो एक्शन में नहीं आएगा। तो फिर जब तक डिलिमिटेशन नहीं होता तब तक तो ये फिर पेपर पे ही है, ऐसा भी यहाँ इस आर्टिकल में बोला है। तो आप यहाँ पे हम इस क्वेश्चन, इस टॉपिक को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो जहाँ पर अब जैसे वुमेन का इशू आ गया तो उसमें हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के बारे में लिख सकते हैं। इसमें एक हमें लिखना है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 106 अमेंडमेंट है, और हमारे नेबरिंग स्टेट का डेटा लिख सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में 17% है, नेपाल में 33% है, ये दोनों स्टेट का भी काफ़ी है। इथिक्स में हम लिख सकते हैं, जब इथिक्स में जेंडर के बारे में इशू आएगा तब हम इसमें लिख सकते हैं। और खासकर हम अभी रीजनल पार्टीज का भी एग्जांपल दे सकते हैं, अभी जैसे टीएमसी का और बीजेटी का एग्जांपल दिया, जहाँ पे उन्होंने ज़्यादा वुमेन्स को टिकट दिया, और टीएमसी ने तो ज़्यादा वुमन वहाँ पे जीत कर भी आ गई। तो ये हो गया आपका हमारा सेकंड आर्टिकल। तो दोस्तों, एडिटोरियल डिस्कशन आज का यही खत्म करते हैं। आपका कोई भी इशू, सुझाव हो, सजेशन हो, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए गूगल कमेंट बॉक्स में, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आ गया, कुछ सीखने के लिए मिला, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।